Unacademy. Let's crack it. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, मैं जावेद फारूकी एक बार फिर से आप लोगों का अनअकैडमी के इस यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इस बार फिर से दोस्तों आप लोगों के लिए एक बहुत ही बर्निंग, बहुत ही सेंसेशन और यानी कि और साथ ही साथ दोस्तों यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर के मैं आया हूं, जिसमें हम लोग भारत के कुछ प्रमुख स्थल या कुछ प्रमुख सांस्कृतिक या प्राकृतिक स्मारक स्मारक जो कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है, उन स्थलों पे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, उन स्थलों की एक पूरी लिस्ट दोस्तों मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। इस क्लास को हम लोग 2 सीरीज में कंप्लीट करेंगे, जो कि आपके आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और यहाँ से काफ़ी प्रश्न आने आपके आने वाले दिनों में आपके एग्जाम में आने की काफ़ी संभावना है दोस्तों। तो बगैर कोई देर किए हुए आइए हम लोग शुरू करते हैं। और टॉपिक जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जैसा कि लिखा हुआ है कि यूनेस्को की विश्व विश्व विरासत सूची में शामिल भारत के प्रमुख स्मारकों पे यहाँ पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक की। दोस्तों, टॉपिक को शुरुआत करने से पहले एक बार मैं अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों के सामने रख दूं। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मेरा नाम है जावेद फारूकी और ये दोस्तों अनअकैडमी पर मेरी पोजीशन है। आई एम वन ऑफ द मास्टर्स एजुकेटर ऑफ अनअकैडमी। मास्टर्स एजुकेटर ऑफ अनअकैडमी दोस्तों, ये मेरा एक्सपीरियंस। आई हैव 11 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस विद इंडियाज लीडिंग एंड रेनाउंड इंस्टीट्यूट एंड परफॉर्म 200 प्लस सिलेक्शंस। पिछले 11 वर्षों से दोस्तों सिविल सेवा के क्षेत्र में मैं बच्चों को मार्गदर्शन दे रहा हूँ। लगभग 200 से भी अधिक सफल छात्रों की सफलता में मेरा योगदान है। जो चीज़ें मैं आपको पढ़ाता हूँ आपके सामने है। आई एम एक्सपर्ट ऑफ हिस्ट्री ऑप्शनल। मैं इतिहास वैकल्पिक विषय, हिस्ट्री फॉर जनरल स्टडीज यानी कि इतिहास सामान्य अध्ययन के सारे टॉपिक, सोशल इशू, सोशल जस्टिस एंड करंट अफेयर्स की क्लासेस समय समय पर लेता रहता हूँ। दोस्तों, ये मेरा रेफरल कोड है फारूकी सर 10। इस रेफरल कोड का इस्तेमाल करके आप अनअकैडमी पर किसी भी सब्सक्रिप्शन पर 10% का फ्लैट डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों मेरा इंट्रोडक्शन। अब मैं आइए कोर्स की शुरुआत करते हैं दोस्तों, यानी कि क्लास शुरू करते हैं जिस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो जैसा एक बार मैं फिर से कोर्स के बारे में आपको बता दूं कि भारत के दोस्तों जो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है यूएनओ का, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रिनाउंड दोस्तों उसका एक घटक संगठन है जिसका नाम है यूनेस्को। यूनेस्को दोस्तों दुनिया भर में फैले हुए सांस्कृतिक स्थलों को या फिर प्राकृतिक स्थलों को या मिक्स प्रकार के स्थलों की एक लिस्ट जारी करती है दोस्तों। एक मतलब अपनी वो लिस्ट में वो अपने दुनिया भर में फैले हुए इन स्थलों को शामिल करती है, जिनको एक प्रकार से यूनेस्को के द्वारा संरक्षण देने का प्रयास किया जाता है। तो भारत में भी ऐसे दोस्तों कुल 40 स्थलों को संरक्षण देने की कोशिश की गई है। यह यूं कहें कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। और ये जो इन स्थलों को शामिल किया जाता है कुल 3 कैटेगरी के होते हैं दोस्तों। तो एक इनकी कैटेगराइजेशन अगर करें तो एक एक इसका हिस्सा होता है दोस्तों, जो कि मैंने बताया कि सांस्कृतिक स्थल होते हैं। दूसरे प्रकार के जो स्थल होते हैं वो प्राकृतिक प्रकार के स्थल होते हैं और तीसरे प्रकार के जो स्थल होते हैं दोस्तों वो मिक्स प्रकार के होते हैं। दोस्तों, इस पूरे सीरीज में जो 2-3 क्लासेस की सीरीज है, इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि भारत के सभी इन स्थलों को विस्तार से दोस्तों उनका अध्ययन कर लिया जाए, जिससे कि अगर कभी यूपीएससी में क्वेश्चन यहाँ से पूछे तो आप इन प्रश्नों को बेधड़क जवाब दे पाएं और आपके लिए टॉपिक एकदम कंफर्ट हो जाए और आसानी से दोस्तों आप इस टॉपिक को सॉल्व मतलब आप आसानी से दोस्तों इस टॉपिक को आप अपने साथ पूरी तरीके से तैयार कर पाएंगे दोस्तों। तो शुरुआत हम लोग सबसे पहले सांस्कृतिक धरोहरों से करेंगे। ओके, सांस्कृतिक धरोहरों में भी दोस्तों भारत की कुल 40 वैसे दोस्तों भारत की कुल स्थलों को में सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिक्स प्रकार के स्थलों को मिलाकर के कुल 40 स्थलों को अभी तक यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। इनमें से दोस्तों हम लोग सबसे पहले सांस्कृतिक स्थलों की शुरुआत करेंगे। तो सांस्कृतिक स्थलों को भी 2 भागों में बांटते हैं। एक वो सांस्कृतिक स्थल जो मूर्त प्रकार के हैं, मूर्त सांस्कृतिक स्थल यानी कि खासकर दोस्तों जो स्थापत्य कला से संबंधित है। ओके, या और दूसरा दोस्तों जो है वो अमूर्त प्रकार के सांस्कृतिक स्थल, जिसमें दोस्तों विभिन्न प्रकार के जैसे कि कोई नृत्य कला है या कोई संगीत कला है, कोई लोक नृत्य कला है दोस्तों, या फिर अगर कोई जैसे दोस्तों वैदिक मंत्रों को जो है वो एक परंपरा रही है भारत में प्राचीनतम, तो इन वैदिक प्राचीनतम मंत्रों को भी
एक प्रकार से मूर्त श्रेणी में रखा गया है। तो यहाँ दोस्तों जो हम लोग शुरुआत करेंगे वो सबसे पहले सांस्कृतिक स्थलों की शुरुआत करेंगे, एक एक करके प्राचीन भारत से लेकर के आधुनिक काल तक जो भी प्रमुख मूर्त सांस्कृतिक धरोहर हैं भारत के, उन स्थलों को विस्तार से चर्चा करेंगे, उनका अध्ययन करेंगे, उनको पढ़ेंगे, जिससे कि दोस्तों यूपीएससी में किसी भी डायमेंशन से और कितने भी डेप्थ लेवल पे अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए तो हम प्रश्नों का जवाब दे पाए दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जिस स्थल के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है दोस्तों धौलावीरा। धौलावीरा के बारे में आपको पता है कि धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख एक स्थलों में से एक है। ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित दोस्तों धौलावीरा यह 5 सबसे बड़े हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों में से एक है, जिसकी खुदाई 1960 और 70 के बीच में कई सारे भारत के पुरातत्व शास्त्रियों के द्वारा दोस्तों किया गया था। ओके, जिनमें से एक बड़े महत्वपूर्ण दोस्तों जगतपति जोशी जिनका नाम है, उनके द्वारा इस स्थल की खोज की गई थी। ये सिंधु घाटी से भारत के में उपस्थित भारत के प्राचीनतम सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में से एक है, जिसका नाम है दोस्तों धौलावीरा। और इस स्थल को इसकी अपनी बहुत सारी विशेषताओं की वजह से 2021 में इसको धौलावीरा की यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। धौलावीरा की अगर विशेषताओं के बारे में बात करें तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के एक प्रमुख नगर के रूप में इसकी पहली विशेषता ये है कि नगर 3 भागों में बटा हुआ था, जिसमें कि इसका जो ऊपर जिसमें कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाकी नगर जहाँ पे केवल 2 हिस्सों में बटे होते थे और पूर्व पश्चिम डायरेक्शन में होते थे, वहीं दोस्तों ये उत्तर दक्षिण डायरेक्शन में है और ये 3 भागों में बटा हुआ है, जिसमें कि एक ऊपरी नगर है, एक मध्यम नगर, एक निचला नगर है। तो ऊपरी नगर और मध्यम नगर को मिला करके एक दीवार, एक रक्षा प्राचीर खींची गई है, एक रक्षा प्राचीर खींची गई है और उसका निचला नगर खाली है। ओके, तो ये बातें दोस्तों आप यहाँ पे समझ सकते हैं। धौलावीरा एक प्राचीन शहरी बस्ती के अवशेषों का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के परिपक्व चरण के दौरान विकसित हुई थी। यह साइट दुनिया की सबसे प्रारंभिक ज्ञात सभ्यताओं में से एक है। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात ये दोस्तों कि धौलावीरा से एक बड़ा वाटर रिजर्वायर यानी कि दोस्तों एक बहुत बड़ा जलाशय प्राप्त हुआ है, एक बांध प्राप्त हुआ है दोस्तों। एक बांध के द्वारा एक जलाशय को बनाया गया है, जहाँ पे कि संकट काल में पानी को स्टोर किया जाता था, संकट काल की आवश्यकताओं के लिए पानी को स्टोर किया जाता था। और इस प्रकार से यहाँ से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली की विशेषताएं जो है यहाँ से पाई जाती हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों वाटर मैनेजमेंट एक बहुत खास विशेषता थी, तो उस वाटर मैनेजमेंट की प्रमुख विशेषता धौलावीरा से प्राप्त होती है। इसके अलावा इस शहर से एक स्टेडियम भी प्राप्त हुआ है, जहाँ पे ऐसा लगता है कि खेलने के लिए इसका मतलब एक खेलने के लिए कॉमन स्पोर्ट्स ग्राउंड के तौर पे एक स्टेडियम की जानकारी भी मिलती है। इसके अलावा यहाँ से धौलावीरा से एक बड़ा साइन बोर्ड मिला है, जिसमें कि बहुत सारे लेटर्स लिखे हुए हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की तरफ संकेत करते हैं। तो धौलावीरा दोस्तों एक कच्छ केरल में स्थित ये धौलावीरा जो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का अपनी ढेर सारी विशेषताओं की वजह से जुलाई 2021 में इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों धौलावीरा के बाद बात करेंगे अशोक के स्तंभों पे। तो अगर जहां तक हम लोग अशोक के स्तंभों पे बात करें तो सिंधु घाट काल के बाद दोस्तों मौर्य काल में ऐसा देखने को मिला कि मौर्य काल की में स्थापत्य कला में बड़ी ही विलक्षण प्रकार की कुछ पिलर्स, कुछ मॉन्यूमेंट्स बनाए गए, कुछ स्मारक बनाए गए जो अशोक के पिलर के रूप में स्थापित हैं दोस्तों ऐसे पिलर्स दुनिया की अन्य सभ्यताओं में कुछ ही सभ्यताओं में ऐसा देखने को मिलता है, जैसे ईरान में सब ऐसे पिलर्स देखने को मिलते हैं। लेकिन ये पिलर दोस्तों जो मौर्य काल में अशोक के द्वारा बनाया गया पिलर है, वो कई मामलों में अपने समकालीन स्तंभों से कई मामलों में बड़ा विलक्षण है, बड़ा ही सुंदर है और अपने आप में दोस्तों बड़ा ही सरप्राइजिंग है। अपनी बहुत सारी विशेषताओं की वजह से अशोक के पिलर को 1989 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था दोस्तों। आइए देखते हैं कि अशोक के पिलर्स की क्या विशेषताएं हैं, क्यों दुनिया में अशोक के पिलर्स इतने ज्यादा फेमस हैं दोस्तों। अब जैसा आप देख पा रहे हैं कि अशोक ने करीब करीब 200 से भी अधिक पिलर्स का निर्माण करवाया था, जो कि चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित किए गए हैं और एकाश्मक स्तंभों का ये एकाश्मक है दोस्तों। एकाश्मक का मतलब ये है, सवाल ये दोस्तों कि अशोक इन पिलर्स का निर्माण क्यों करवाया था दोस्तों। अशोक इन पिलर्स पे
को बनवा करके इन पिलर्स के ऊपर जो इसने बहुत सारी बातें लिखवाई थी, इन पिलर्स के माध्यम से वो अपने देश की जनता के साथ, अपने साम्राज्य की जनता के साथ संवाद करना चाहता था, उनसे बातचीत करना चाहता था और अपना मन की बात वो शेयर करना चाहता था, या वो चाहता था कि वो जिस प्रकार से वो उम्मीद कर रहा था कि उसके देश की जनता उसकी बातों को समझे, उन बातों को वो अपनी जनता से शेयर कर रहा था दोस्तों। अशोक के पिलर्स की बहुत सारी विशेषताएं हैं दोस्तों। ऐसा भारतीय इतिहास का पहला शासक है जिसने कि 200 से भी अधिक स्तंभों का निर्माण करवाया है। इन स्तंभों का निर्माण करीब 40 से 50 फीट ऊंचे और एकाश्मक, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि जो पिलर्स हैं ये एकाश्मक हैं, यानी कि 40 से 50 फीट ऊंचे इन पिलर्स को एकाश्मक यानी कि मोनोलिथिक यानी कि एक ही पत्थर को तराश करके बनाया गया है, इसमें कहीं ज्वाइंट नहीं है दोस्तों। इन पत्थरों का निर्माण, इन पिलर्स का निर्माण चुनार के बलुआ पत्थरों से किया गया है जो कि वास्तुकला के सुंदर नमूने हैं। ये एकाश्मक स्तंभ आधार पे चौड़े और ऊपर की ओर क्रमशः पतले होते गए। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये जो स्तंभ हैं ये आधार पे चौड़े हैं, यानी कि बेस पर चौड़े हैं और ऊपर की ओर क्रमशः पतले हैं, यानी कि दोस्तों क्रमशः जो है ऊपर की तरफ। इसको गावदुम भी कहते हैं दोस्तों। ऐसी विशेषताओं को प्राचीन काल में गावदुम कहा जाता था। इन पिलर्स के ऊपर एक सबसे टॉप पे एक उल्टे कमल की आकृति है, एक उल्टा कमल है, उसके ऊपर एक चौकी बनाई गई है और इन पिलर्स के ऊपर विभिन्न प्रकार के जीवों की आकृतियां हैं जो कि बौद्ध धर्म के विभिन्न प्रतीकों की तरफ संकेत करती हैं, या बौद्ध धर्म के विभिन्न जो है प्रतीक हैं, जो संकेत हैं, उनको ही दोस्तों एक प्रकार से यहाँ पे चित्रित किया गया है या बनाया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इन पिलर्स पे सुंदर पॉलिश की गई है। यह पॉलिश आज तक ऐसे ही विद्यमान है। बहुत सारे इतिहासकारों ने इस पॉलिश को ईरानी नकल बताया है, लेकिन ये पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि भारत में मौर्य काल से पहले भी इस प्रकार की, या ईरान से पहले भी भारत में, प्राचीन भारत में इस प्रकार की पॉलिश की परंपरा पहले भी दोस्तों मौजूद थी। तो इसलिए ये बात कहना कि इन स्तंभों पे जो चमकदार पॉलिश की गई है ये ईरानी नकल है, ये बात गलत है। अपने इन्हीं सारी विशेषताओं की वजह से अशोक के इन स्तंभों को 1989 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है दोस्तों। तो आप इन सारे पिलर्स के बारे में, इनकी विशेषताओं को समझ लें। फ्यूचर में दोस्तों अगर कभी कोई क्वेश्चन आए तो आप इन पिलर से इनको पढ़ करके आप यहाँ से जवाब दे सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अशोक के पिलर के बाद इसी मौर्य काल और मौर्योत्तर काल को मिला जुला करके एक और स्मारक का निर्माण किया गया जो बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। वो है दोस्तों सांची का स्तूप। ओके दोस्तों, वैसे तो भारत में महाजनपद काल से ही स्तूपों की परंपरा शुरू हो गई थी और लंबे समय तक प्राचीन भारत में गुप्त काल तक और गुप्तोत्तर काल तक स्तूपों की श्रृंखला देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों स्तूप निर्माण कला का, स्तूप स्थापत्य कला का जो अपेक्स है, जो पीक है, जो गोल्डन एज है, वो मौर्य काल और मरणोत्तर काल है दोस्तों। ऐसा माना गया कि अशोक ने करीब धरती पर 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया है। बौद्ध ग्रंथों ने इस बात की तरफ इशारा किया है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया, लेकिन उनमें से बहुत सारे स्तूप टूट गए, खंडित हो गए, बर्बाद हो गए। समय के साथ दोस्तों जो है वो नष्ट हो गए, लेकिन अशोक के द्वारा बनवाए गए फिर भी कुछ स्तूप आज भी मौजूद हैं, जिन स्तूपों को मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल में भी उनको रिनोवेट किया गया। और इन स्तूपों में, भारत में दोस्तों उपस्थित जितने भी स्तूप हैं, उन स्तूपों में सबसे सुंदर स्तूप सांची का स्तूप है, जिसे कि 1989 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। ओके दोस्तों, इन स्तूप की अगर खासियत देखें तो सांची के महान स्तूप देश में अपनी तरफ का सबसे बड़ा है, जिसकी ऊंचाई करीब 54 फीट है, व्यास 120 फीट है। स्तूप का निर्माण एक बुनियादी डिजाइन के साथ गोलार्ध का गुंबद है। ओके दोस्तों, एक्चुअली क्या है कि स्तूप जो है वो मौर्य काल में सांची के स्तूप का निर्माण कर दिया गया था, लेकिन बाद में दोस्तों मरणोत्तर काल में इस स्तूपों को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाया गया दोस्तों। तो इस स्तूप में, जो कि उल्टे कटोरे की एक आकृति है, उसके चारों तरफ एक दीवार है जिसको वेदिका कहते हैं, उसमें एक तोरण द्वार है, स्तूप के ऊपर एक हर्मिका है, इस पर सुंदर पॉलिशिंग की गई है। इस प्रकार से ये स्तूप जो है दोस्तों मौर्य काल की और मौर्योत्तर काल की सुंदर विशेषताओं को अपने आप में समेटे हुए हैं। 1989 में सांची के इस स्तूप को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया दोस्तों। अच्छा, इसके अलावा अब जो महत्वपूर्ण बात है दोस्तों वो है अजंता की गुफाएं, जिससे कि इसे भी 1983 में
यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों अजंता की गुफाएं किस बात के लिए फेमस है? महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में औरंगाबाद के अंतर्गत दोस्तों महाराष्ट्र जलगांव जो एक जगह है वहां पे अजंता की अजंता की गुफाओं को काट करके, अजंता के पत्थरों को काट करके, अजंता हिल्स के पत्थरों को काट करके और ढेर सारी गुफाओं का निर्माण किया गया है। करीब 29 गुफाओं का निर्माण किया गया है। इन गुफाओं में से दोस्तों 25 करीब चैत्य हैं और 4 विहार हैं। दोस्तों ये गुफाएं न केवल अपने स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से बड़ी महत्वपूर्ण है, जिन गुफाओं की बहुत बाद में खोज की गई, जो गुफाएं दोस्तों लगभग खो गई थी इसका, और लगभग इन गुफाओं का निर्माण 800-900 वर्षों तक होता रहा है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, मतलब इन गुफाओं का निर्माण एक बार में नहीं हुआ। इन गुफाओं का निर्माण कुछ गुफाओं का निर्माण मौर्य काल में, कुछ गुफाओं का निर्माण मौर्योत्तर काल में और कुछ और गुफाओं का निर्माण गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल तक होता रहा। सॉरी दोस्तों, इन गुफाओं का निर्माण मौर्योत्तर काल से होकर के गुप्तोत्तर काल तक लगभग 200 ईस्वी से लेकर के 207 900 वर्षों के बीच में होता रहा। इन गुफाओं के 29 गुफाओं में से कुल 4 चैत्य हैं और 25 विहार हैं। ओके, तो ये महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। तो ये जो गुफाएं हैं, ये गुफाएं स्थापत्य के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है, आर्किटेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। ओके, तो आर्किटेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो महत्वपूर्ण है ही, इनसे भी बड़ी बात यह है कि इन गुफाओं में दोस्तों जो चित्रकारियां की गई हैं, ये दुनिया की सबसे सुंदर और प्राचीनतम चित्रकारियों में से एक है। अपने इन्हीं सारी विशेषताओं की वजह से शायद इन गुफाओं को 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों ये अजंता की गुफाओं की जो चित्रकारियां हैं, ये धार्मिक विषयों के साथ साथ धर्मनिरपेक्ष विषयों पर भी बनाई गई हैं और इसमें करीब करीब चित्रकला की सारी विशेषताओं को समेटा गया है। जैसे कि इसमें फ्रेस्को और टेम्पेरा दोनों विधियों को इसमें शामिल किया गया है। ओके, तो ये बात समझने की है यहाँ पे। तो ये हो गई दोस्तों अजंता की गुफाओं के बारे में, जैसा कि आपने यहाँ पे समझ लिया है, और इसे भी विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। अच्छा, इसके बाद दोस्तों एक और जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है, जो कि बौद्ध मोनेस्ट्री से संबंधित है, जिसको बोध गया कहते हैं दोस्तों। बोध गया विहार को भी यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। बोध गया में जो एक महाबोधि मंदिर है, उस मंदिर को दोस्तों जो है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ध्यान रखिए दोस्तों कि बोध गया ये वही स्थल है जहाँ पे बुद्ध को पहली बार ज्ञान की प्राप्ति हुई, एनलाइटनमेंट का एहसास हुआ। ओके, और इसलिए दोस्तों बौद्ध धर्म में इस बोध गया का बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये दुनिया भर में फैले हुए बौद्ध धर्म के मानने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल के रूप में विख्यात है। इसलिए दोस्तों पूरी दुनिया के लोगों की यहाँ पे आवाजाही बनी रहती है। ये वही स्थल है जहाँ पे बुद्ध को पहली बार ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ओके, तो इस बोध गया मंदिर को भी विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यहाँ बौद्ध धर्म के मानने वालों के अलावा अन्य धर्मों के लोग भी मेडिटेशन करने और प्राचीन पर्यटन स्थलों को देखने के लिए आते हैं। तो ये हो गए दोस्तों आपके बोध गया। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट दोस्तों जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये तो खैर पोस्ट गुप्ता पीरियड की कहानी अब शुरू हो जाती है। तो हाँ जी, तो दोस्तों पोस्ट गुप्ता पीरियड में अब हम लोग बात करेंगे मंदिर स्थापत्य के, चर्चा शुरू करेंगे। तो हम ये देखते हैं दोस्तों कि पोस्ट गुप्ता पीरियड के बाद से मंदिर स्थापत्य की 3 शैलियां डेवलप हुई। मंदिर स्थापत्य की 3 शैलियां दोस्तों डेवलप हुई हैं। इन 3 शैलियों में, मंदिर स्थापत्य की 3 शैलियों में एक है दोस्तों नागर शैली, दूसरा है दोस्तों आपका द्रविड़ शैली, और तीसरा है दोस्तों इसमें एक वेसर शैली। दोस्तों ये तीनों की तीनों शैलियां भारत के प्राचीनतम मंदिर स्थापत्य की महत्वपूर्ण स्मारकों को की विशेषताओं को अपने आप में समेटे हुई हैं। भारत में दोस्तों दुनिया भर में जो भारत के दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण मंदिर बने, ओके, वो इन 3 शैलियों में मतलब विख्यात इन 3 शैलियों को अपने आप में समेटे हुए हैं। अधिकतर प्राचीन भारत के मंदिरों का निर्माण इन्हीं 3 शैलियों से किया गया, जो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में फैले हुए हैं दोस्तों। अब इन मंदिरों में से
नागर शैली की जो 3 उप शैलियां हैं दोस्तों, 3 उप शैली है। एक है बुंदेलखंड, एक है दोस्तों उड़ीसा, और एक है आपकी सोलंकी शैली या चालुक्य शैली। इन नागर शैली के मंदिरों में बुंदेलखंड एक एक जगह है दोस्तों, मध्य प्रदेश के छतरपुर के आसपास में एक जगह है दोस्तों बुंदेलखंड। उस बुंदेलखंड में के कैंपस के बुंदेलखंड के पास करीब कुल 25 मंदिरों का एक समूह देखने को मिलता है। इन 25 मंदिरों के समूह में से बुंदेलखंड मंदिर के समूहों को दोस्तों यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है 1986 में। इस बुंदेलखंड के मंदिर अपने साथ बहुत सारी विशेषताओं को समेटे हुए हैं। इन मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के राजवंश के दौरान हुआ, करीब 950 से 1050 ईस्वी के आसपास में। यहाँ काफी मंदिरों का निर्माण करवाया गया है। अधिकतर मंदिरों का निर्माण जो है वो यहाँ के खदान के जो गुलाबी और जो मटमैले ग्रेनाइट एवं लाल बलुआ पत्थर हैं, इन मंदिरों से इन स्मारकों से इन मंदिरों का निर्माण कराया गया है। खजुराहो शैली के मंदिरों की कुछ और विशेषताओं को जान लीजिए। खजुराहो उपशैली के मंदिरों में परकोटे का पूर्ण अभाव है, यानी कि मंदिर चहारदीवारी में नहीं है। ओके, यानी कि जो खजुराहो शैली के जो मंदिर है, यहाँ पर कोई चारों तरफ दीवार नहीं है। ओके, परकोटे का अभाव है दोस्तों। और यहाँ पे कई धर्मों के मंदिर हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों। खजुराहो के जो मंदिर हैं वो कई धर्मों से में के शामिल हैं, यानी कि यहाँ पे शैव धर्म के भी मंदिर हैं, यहाँ पे जैन धर्म के भी मंदिर हैं। तो अपने आप में दोस्तों ये मंदिर जो है वो धार्मिक सहिष्णुता के भी प्रतीक है। और ये मंदिर मूर्ति कला के बीच भी एक आदर्श संतुलन बनाते हैं। कंदरिया का मंदिर प्रचुर मात्रा में मूर्तियों से सजाया गया है, जो भारतीय कला की सबसे महान कृतियों में से एक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि खजुराहो शैली के मंदिरों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस शैली के मंदिरों पर अश्लील मूर्तियां बनाई गई हैं। अश्लील या कामुक मूर्तियां दोस्तों बनाई गई हैं। संभवतः उन अश्लील मूर्तियों का उद्देश्य ये था, ये ऐसा कहा जाता है कि इन मंदिरों में ऐसी मूर्तियां बनाने का उद्देश्य या इसका कारण आर्य संस्कृति पर अनार्य संस्कृति का बढ़ता हुआ प्रभाव है। यानी कि अनार्य संस्कृति में पंचमकारों के माध्यम से मोक्ष की बात की जाती थी। तो संभवतः दोस्तों पंचमकारों में मैथुन एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो एक उसका पंचमकार का एक हिस्सा था, तो इसे भी इसमें शामिल कर लिया गया है। और इस प्रकार से ये बताया गया है कि ये मंदिर ही मोक्ष का मार्ग है दोस्तों। तो इस तरह से खजुराहो मंदिर जो है वो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। और आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो उसकी सारी विशेषताओं को आप लोग जरूर पढ़ लें या नोट कर लें दोस्तों। खजुराहो के बाद जैसा मैंने अभी आपको बताया कि नागर शैली की कुल 3 उपशैलियां हैं। तो एक बुंदेलखंड उपशैली है, एक उड़ीसा उपशैली है और एक सोलंकी उपशैली है दोस्तों। इसकी उड़ीसा शैली का एक मंदिर है जिसका नाम है कोणार्क सूर्य मंदिर। दोस्तों कोणार्क सूर्य मंदिर भी अपनी बहुत सारी विशेषताओं की वजह से 1984 में इसे भी यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है दोस्तों। ध्यान रखिएगा 1986 में खजुराहो को, तो उसके 2 साल पहले ही कोणार्क के सन टेम्पल को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था दोस्तों। इस मंदिर का निर्माण का जो श्रेय है पूर्वी गंगवंश के राजा प्रथम नरसिंह देव को दिया जाता है। फर्स्ट नरसिंह देव ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। स्थापत्य के दृष्टिकोण से यह मंदिर भी सबसे सुंदर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि यहाँ पे लाल रंग के बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल और काले ग्रेनाइट पत्थरों से बनाया गया है। इस मंदिर की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसके गर्भगृह को 12 चक्कों से सजाया गया है। इस गर्भगृह को दोस्तों चक्के बना दिए गए हैं, जिन चक्कों से समझ में आता है कि इनके 12 चक्कों को एक रथ के समान बनाया गया है दोस्तों। यानी कि इनको एक रथ के तौर पर बनाया गया है इनके चक्कों को। तो मंदिर के आधार को सुंदरता प्रदान करते ये 12 चक्र साल के 12 महीनों को परिभाषित करते हैं। प्रत्येक चक्र 8 आरों से मिलकर बना है, जो आर्य दिन के 8 पहरों को दर्शाते हैं। यहाँ पर स्थानीय लोग प्रस्तुत सूर्य भगवान को विरिंची नारायण भी कहते हैं दोस्तों। इस मंदिर की दीवारों पर भी अश्लील मूर्तियां उकेरी गई हैं। जैसा मैंने बताया कि ये अश्लील मूर्तियां कहीं ना कहीं आर्य संस्कृति पर अनार्य संस्कृति के बढ़ते हुए प्रभाव का द्योतक है दोस्तों। तो कोणार्क का सन टेम्पल भी आप लोग याद रखिए कि इसे भी यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ओके, और इसकी सारी विशेषताओं को आप लोग पढ़ डालिए, कभी भी आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। ओके दोस्तों, कोणार्क के सन टेम्पल के बाद अब हम लोग बात करेंगे द्रविड़ शैली के मंदिरों में। ये तो हो गए आपके नागर शैली के मंदिर।
अब हम लोग द्रविड़ शैली के मंदिरों की अगर बात कर लें तो द्रविड़ शैली के मंदिरों में सबसे महत्वपूर्ण है महाबलीपुरम के स्मारक समूह। महाबलीपुरम का स्मारक समूह, दोस्तों ध्यान रखिएगा, महाबलीपुरम जो है तमिलनाडु का एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट है। महाबलीपुरम का नाम पल्लव वंश के एक प्रमुख शासक मामल्ल के नाम पर पड़ा है, जिसके नाम पे ही मामल्ल के नाम पे ही दोस्तों जिसका नरसिंहवर्मन फर्स्ट का उपनाम मामल्ल था, उसी के नाम पे दोस्तों इसका नाम जो है वो मामल्ल शैली या महाबलीपुरम पड़ा था। ये महाबलीपुरम में अपने आप में बहुत सारे स्मारकों को सजाया हुआ है दोस्तों, यानी कि इस महाबलीपुरम में बहुत सारे विभिन्न प्रकार के स्मारकों का निर्माण, पत्थरों से निर्मित बहुत सारे स्मारकों का निर्माण यहाँ पे किया गया है। इन स्मारकों में कुछ रथ भी हैं, है ना, कुछ रथ हैं। रथ मतलब कुछ एकाश्मक टेम्पल है दोस्तों, मंदिर हैं, कुछ मंडप टाइप के हैं, और कुछ संरचनात्मक मंदिर भी हैं दोस्तों। संरचनात्मक मंदिर का मतलब कि जिन्हें फ्रीली दोस्तों एक मंदिर के रूप में बनाया गया है। ओके, तो कुछ संरचनात्मक मंदिर भी हैं। अब ध्यान रखना है कि महाबलीपुरम में दोस्तों कुछ सप्त पगोडा है, ध्यान रखिएगा। महाबलीपुरम में यहाँ पे शैली में पूरी चट्टान को चारों ओर से काट करके रथों का निर्माण किया गया है, और इसे कुल 7 रथों का निर्माण महाबलीपुरम में किया गया है। ओके, इन रथों के नाम दोस्तों जो बनाए गए हैं वो महाभारत के पात्रों के नाम पे बनाए गए हैं, जिसमें अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, गणेश, ऐसे दोस्तों कुल रथों को बनाया गया है, जिसको सात यहाँ पे रथ होने की वजह से इनको सप्त पगोडा भी कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और इन रथों का नामकरण महाभारत के, जैसा मैंने बताया कि विभिन्न पात्रों के नाम पे है। इन रथों में सबसे बड़ा धर्मराज रथ और सबसे छोटा द्रौपदी रथ है दोस्तों। अच्छा, इन रथों के अलावा कांची का कैलाशनाथ मंदिर, ये भी तमिलनाडु का एक प्राचीन मंदिर है दोस्तों, जो कि पहला संरचनात्मक मंदिर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। यानी कि द्रविड़ शैली का ये पहला संरचनात्मक मंदिर है जो कि पत्थरों को तराश करके ना बना करके समतल भूमि पे बनाया गया है दोस्तों, समतल भूमि पे बनाया गया है। इस आकर्षक मंदिर का निर्माण पल्लव शासक राजा राज सिंह द्वारा कराया गया। द्रविड़ शैली की वास्तुकला का एक कृत्य इसे बलुआ पत्थर से तराश कर बनाया गया है। यह मंदिर इतना आकर्षक है, इसकी स्थापत्य सुंदरता तमिलनाडु के अन्य सभी मंदिरों से अलग है। ओके, तो एक तो दोस्तों कांची का कैलाशनाथ मंदिर हो गया। दूसरा दोस्तों तटीय मंदिर जो है वो शोर मंदिर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है तमिल महाबलीपुरम में। इसे भी ग्रेनाइट पत्थरों के ब्लॉकों से बनाया गया है। दक्षिण भारत का सबसे पहला महत्वपूर्ण संरचनात्मक मंदिर है। संरचनात्मक यानी कि प्लेन सरफेस पे दूर दराज से मटेरियल को ला करके बनाया गया है, इसलिए इसको संरचनात्मक मंदिर कहते हैं। इसका भी निर्माण पल्लव शासक नरसिंहवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ। ओके, तो ये जो मंदिर है दोस्तों पल्लव, ये जो आपका शोर मंदिर है, तटीय मंदिर है, ये भी दोस्तों ब्लैक ग्रेनाइट पत्थरों से बनाया गया है। और ये मंदिर 3 तीर्थों का संयोजन है। मुख्य मंदिर शिव को समर्पित है, जैसा कि दूसरा छोटा मंदिर है, दोनों के बीच में एक छोटा सा तीसरा मंदिर भी है दोस्तों। 2 शिव के मंदिर के अलावा यहाँ पे एक विष्णु का भी मंदिर है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे नंदी, विष्णु, शिव सबकी मूर्तियां बनाई गई हैं। ये मंदिर दोस्तों देखने में बहुत ही सुंदर है, समुद्र किनारे। 1984 में महाबलीपुरम के सभी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है दोस्तों। इसके अलावा कुछ और भी मंदिर हैं जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हैं, जैसे पट्टदकल आप देख सकते हैं दोस्तों कि एक तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, जो कि चोल काल का मंदिर है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। दोस्तों इस मंदिर को राज राजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका कि निर्माण 11वीं शताब्दी में राजराज फर्स्ट के द्वारा कराया गया। इस मंदिर को पेरिया कोविल मंदिर भी कहते हैं दोस्तों। पेरिया कोविल मंदिर जो है वो राज राजेश्वर का उपनाम भी था, इसलिए उसके नाम पर इसको पेरिया कोविल भी कहते हैं। ये पूरी तरीके से ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है, और ये मंदिर दोस्तों दुनिया के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है, ध्यान रखिएगा। ओके, ये बहुत ही भव्य है दोस्तों, और यहाँ पे 13 मंजिलें हैं। मंदिर भगवान शिव की आराधना को समर्पित है और दुनिया के सबसे बड़े मंदिरों में से एक। इसके अलावा दोस्तों इस मंदिर में इसकी अपनी स्थापत्य कला के अलावा ये मंदिर अपनी मूर्ति कला और अपनी चित्रकलाओं के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग गैलरी भी है दोस्तों, आर्ट गैलरी भी है। तो इस तरह से ये मंदिर अपनी बहुत सारी विशेषताओं। अच्छा, इस मंदिर में दोस्तों भारी संख्या में गोपुरम का भी निर्माण किया गया है। ध्यान रखिएगा, मंदिर में प्रवेश करने पे गोपुरम के भीतर, मतलब ये
पहली बार दोस्तों चोल काल में मंदिरों में गोपुरम बनाया गया था। तो इस मंदिर में दोस्तों बड़े ही विशाल गोपुरम बनाए गए। गोपुरम मतलब होता है गेट जिसके माध्यम से एंट्री की जाती है। इस मंदिर की अनन्य आकर्षण तथा विशेषताओं का 1987 में इसे भी यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है दोस्तों। तो इस मंदिर की भी विशेषताओं को आप एक बार समझ लीजिएगा, जहां से आपके लिए क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा पट्टदकल का मंदिर दोस्तों, पट्टदकल का जो मंदिर है, पट्टदकल कर्नाटक का एक मंदिर है। कर्नाटक एक शहर है दोस्तों जिसे मंदिरों का नगर कहते हैं। कर्नाटक के बागलकोट जिले में मालप्रभा नदी के तट पर यह मंदिर है। यह ऐतिहासिक शहर मंदिरों का एक शहर है। चालुक्य वंश के शासकों के द्वारा दोस्तों इस मंदिरों का निर्माण कराया गया था, ध्यान रखिएगा, जो कि नागर शैली में इन मंदिरों का निर्माण कराया गया है दोस्तों। सॉरी, वेसर शैली में दोस्तों इन मंदिरों का निर्माण कराया गया है। ये वेसर शैली के मंदिर हैं। ओके, इन मंदिरों में प्रमुख रूप से विरूपाक्ष का शिव मंदिर। अच्छा देखिए दोस्तों कि देखिए क्या लिखा, उत्तर भारतीय नागर शैली और दक्षिण भारतीय द्रविड़ शैली की वास्तुकला के मिश्रण को दर्शाता है। जैसा मैंने बताया कि वेसर शैली दोस्तों जो है वो नागर और द्रविड़ का एक मिक्सचर होता है, तो ये उसी से संबंधित है दोस्तों। इस मंदिरों के प्रमुख मंदिरों में कई सारे मंदिर हैं। 10 मंदिरों का एक समूह है, जिनमें से एक सबसे प्रमुख मंदिर है विरूपाक्ष मंदिर। इसके अलावा संगमेश्वर मंदिर, पापनाथ मंदिर, ये कुछ ऐसे मंदिर पट्टदकल के मंदिरों के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं, जो कि अपनी ढेर सारी सुंदरता और विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं, जिसमें सबसे सुंदर मंदिर विरूपाक्ष मंदिर है दोस्तों। 1987 में भी पट्टदकल को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया। तो ये इसकी अपनी महत्वपूर्ण विशेषता है दोस्तों। आइए, इसके अलावा पट्टदकल के बाद काकतीय शैली के मंदिरों को समझते हैं। दोस्तों काकतीय शैली में एक मंदिर है जिसका नाम है रामप्पा मंदिर। ये भी दोस्तों एक वेसर शैली का मंदिर है। वेसर शैली के मंदिरों में प्रमुख रूप से, जैसा मैंने अभी आपको बताया, कि एक पट्टदकल मंदिर हो गया और एक काकतीय शैली का मंदिर। काकतीय शैली के मंदिर में रामप्पा मंदिर, जिसे रुद्रेश्वर मंदिर भी कहते हैं, दक्षिण भारत के तेलंगाना में स्थित विश्व विरासत सूची का एक स्थल है दोस्तों, एक धरोहर स्थल है। इसका निर्माण 1213 में काकतीय शासक गणपति देव के शासनकाल के दौरान उनके सेनापति रेचाड़ला रुद्रदेव ने करवाया था। ध्यान रखिए दोस्तों कि इस मंदिर की तारीफ मार्को पोलो ने की थी। उसने कहा था कि इस मंदिर को मंदिरों की आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा। काकतीय मंदिर दोस्तों एकमात्र ऐसा मंदिर है, रामप्पा मंदिर, जो कि उसके मूर्तिकार रामप्पा के नाम पर इस मंदिर का नाम रखा गया है। ओके, ये महत्वपूर्ण है। 2019 में इस मंदिर को यूनेस्को की धरोहर की प्रस्तावित अस्थायी सूची में द ग्लोरियस काकतीय मंदिर और गेटवे के रूप में शामिल किया गया था। यह मंदिर भारत का 39वां विश्व धरोहर स्थल है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये भी एक प्रमुख मंदिर होगी जिसकी विशेषताएं मैंने आपको बता दी, आप पढ़ लें। तो ये रही दोस्तों आज की क्लास। अब हम लोग मिलते हैं दोस्तों फिर जल्दी ही नए सेशन में, जिसमें हम लोग इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें कि भारत के अन्य प्रमुख ऐसे स्थल जो कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हैं, चाहे वो मूर्त सांस्कृतिक विरासत हो, चाहे वो प्राकृतिक हो, चाहे वो दोस्तों मिक्स प्रकार के हैं, हम सारे स्थलों पर आपसे बात करेंगे अलग अलग सेशन में। मिलते हैं दोस्तों जल्दी ही अगली क्लास में। तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा, अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड बाय।